हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग बेंजीन लेक्चर नंबर 3 करेंगे और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेंजीन रिंग ऑन रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर यदि कोई सब्स्टिट्यूएंट मौजूद होता है तो उसकी मौजूदगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की गति और कहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी उसको प्रभावित करता। तो आज के लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेंजीन रिंग ऑन रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन रिंग के ऊपर किसी सब्स्टिट्यूएंट की मौजूदगी के कारण उसकी गति और दिशा प्रभावित होती है, इसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके पहले जो पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया उसे रिकॉल करता हूं। तो आपको मैंने बताया कि बेंजीन में एडिशन समान तौर पर नहीं होती, बेंजीन में एडिशन रिएक्शन नहीं होती, बल्कि बेंजीन में क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ऐसा क्यों होता? क्योंकि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिसिटी मीन्स एबिलिटी टू शो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एंड रेसिस्टेंस टुवर्ड्स एडिशन रिएक्शन। तो बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इस कारण से वह एडिशन रिएक्शन को रेसिस्ट करता है। तो बेंजीन में क्या होती है? तो आपने देखा बेंजीन में क्या होती है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने देखा। फर्स्ट वन इज द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, सेकेंड वन इज द हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, थर्ड वन इज द सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन एंड फोर्थ वन इज द एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। तो फर्स्ट में आपने देखा वाट तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन क्या थी? तो आपने पहला फर्स्ट वन आपने देखा नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। फर्स्ट वन आपने देखा नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन क्या है? तो जब बेंजीन को हम ट्रीट करते हैं मिक्सर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 के साथ, तो फॉर्म करता है नाइट्रोबेंजीन। मतलब अगर हमारे पास ये बेंजीन है और इसे अगर हम ट्रीट कराएं मिक्सर ऑफ कॉन्क HNO3 एंड H2SO4 के साथ, तो ये कॉन्क HNO3 और H2SO4 मिलकर के क्या करता है, तो एक इलेक्ट्रोफाइल पैदा करता है। कौन सी? तो NO2+। तो ध्यान रखें HNO2 और HNO3 और H2SO4 मिलकर के क्या पैदा करता है, तो NO2+ इलेक्ट्रोफाइल। और ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करता और हाइड्रोजन को हटा करके खुद आ जाता है। मतलब ये क्या हुई, तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन हो गई। ये ऑब्वियसली बेंजीन रिंग के ऊपर एक कार्बन को हटा के खुद आ जाता, तो इट इज द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। सेकेंड वन जो दूसरी है, सेकेंड वन इज द दूसरा आपको मैंने बताया हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन आपको मैंने बताई। हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन क्या है? तो जब बेंजीन को हम ट्रीट करते हैं, जब बेंजीन को ट्रीट करते हैं हैलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। जैसे आपके पास बेंजीन है, मतलब ये C6H6 है, और इसे हम ट्रीट करा देते हैं हैलोजन के साथ। जैसे मान लेते हैं क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 या FeCl3, कुछ भी ले ले, AlCl3 ले ले या FeCl3 ले ले, ऑब्वियसली या सिंपल Fe ले ले, तो क्या होगी? तो ये ऑब्वियसली ये क्लोरीन और लेविस एसिड मिल करके, क्लोरीन और लेविस एसिड मिल करके क्या करता है, तो इलेक्ट्रोफाइल पैदा करता है। कौन सा? तो Cl+। तो जहाँ कहीं भी रहे, तो ये जब हम क्लोरीन को AlCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो Cl+ इलेक्ट्रोफाइल होगी। अगर क्लोरीन को FeCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तब भी Cl+ इलेक्ट्रोफाइल पैदा होगी। क्लोरीन को सिंपल Fe के साथ रिएक्शन करेंगे तब भी Cl+ इलेक्ट्रोफाइल पैदा होगी। और ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, तो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करके हाइड्रोजन को हटा करके खुद आ जाता, मतलब हैलोजिनेशन हो जाती है, क्लोरोबेंजीन हो जाएगी। अगर हम सिंपल बेंजीन और Cl2 लेंगे रिएक्शन नहीं होगी। बेंजीन Cl2 लाइट लेंगे, ऑब्वियसली बेंजीन रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूशन, तो ऑब्वियसली बेंजीन रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए क्लोरीन को लेविस एसिड के साथ रिएक्शन करें। उसी तरह ब्रोमीन भी ले सकते हैं कि अगर यहाँ पर अगर हमने ये Br2 ले ली और ऑब्वियसली यहाँ पर FeBr3 ले लिए, तो ये दोनों क्या है, तो ये हैलोजन, ये लेविस एसिड है, ये आपस में रिएक्शन करके क्या दे देगा, तो ये Br+ इलेक्ट्रोफाइल दे देगा। ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के ऊपर हाइड्रोजन को हटा करके खुद आ जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएंगी, तो ब्रोमिनेशन हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी, तो ब्रोमिनेशन हो जाएंगी। दिस वन ऑब्वियसली आपको मैंने बताया था कि फ्लोरिनेशन कराने के लिए आप ऑब्वियसली फ्लोरिनेशन अगर इसके ऊपर कराना चाहते हैं तो डायरेक्ट फ्लोरिन आप यूज नहीं करेंगे, बल्कि इसके लिए क्या होती है, इनडायरेक्ट मेथड यूज होती है। ऑब्वियसली फ्लोरिनेशन के लिए क्या होती है, तो फ्लोरिनेशन के लिए इनडायरेक्ट मेथड यूज होती है। इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं, मतलब ऑब्वियसली पहले बेंजीन की नाइट्रेशन कराते हैं, फिर उसकी रिडक्शन कराते हैं, फिर ऑब्वियसली उसे
डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं, मतलब बेंजीन को आप नाइट्रेशन कराए मतलब NO2, फिर इसके ऊपर SnHCl डाल देंगे तो वो एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर NaNO2HCl डाल देंगे तो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसके ऊपर HbF4 डाल देते तो फ्लोरोबेंजीन हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली फ्लोरिनेशन के लिए हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। ऑब्वियसली आयोडीन बनाने के लिए ऑब्वियसली यहाँ पर आयोडीन को बेंजीन को आयोडीन के साथ रिएक्शन कराए इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज H2O2 HNO3 HClO4 तो आपको आयोडोबेंजीन दे देगा। तो यह नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन आपने पढ़ा, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन आपने देखा, फिर आपने देखा सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, फिर आपने क्या देखा तो सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, फिर आपने देखा सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। तो सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन क्या है? तो जब बेंजीन को हम ट्रीट कराते हैं, जब बेंजीन को हम लोग ट्रीट कराते हैं किसके साथ? तो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जब बेंजीन को हम ट्रीट कराते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड क्या होती है? तो मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड SO3 दैट इज कॉल्ड फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब हम बेंजीन को ट्रीट कराते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड या सिंपली कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो क्या देता है? तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड देता है। इट इज कॉल्ड, ये कहलाती क्या है? तो सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। तो अगर बेसिक बेंजीन को आप ट्रीट कराएं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ दैट इज मिक्सचर ऑफ फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड that is mixture of concentrated sulfuric acid and SO3 या डायरेक्ट आप concentrated sulfuric acid को आप यूज करेंगे तो ये आपको क्या दे देगा? तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये दे देगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इट इज कॉल्ड सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, इससे हम लोग कहते हैं सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। उसी तरह से फोर्थ वन आपने देखा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। फोर्थ वन आपने देखा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन क्या है? तो जब हम बेंजीन को ट्रीट कराते हैं, जब हम बेंजीन को ट्रीट कराते हैं किसके साथ? तो एल्काइल हैलाइड के साथ। जब बेंजीन को हम ट्रीट कराते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, जैसे सिंपलेस्ट एग्जांपल के तौर पर हमने मिथाइल क्लोराइड लिया था इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड AlCl3 जो होती है यहाँ पर मोस्ट एफिशिएंट होती है और इसलिए मोर पॉपुलर भी है। तो ऑब्वियसली जब आप बेंजीन को ट्रीट कराएंगे एल्काइल हैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड तो ये क्या देगा? तो इट विल प्रोड्यूस कार्बोकैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल, ये प्रोड्यूस करता है कार्बोकैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल और ये कार्बोकैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर अटैक करता है और हाइड्रोजन को हटाकर खुद आ जाता है। लेकिन इसमें आपको मैंने ध्यान रखने के लिए बोला था कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में कार्बोकैटायन इज एन इंटरमीडिएट। यदि रिएक्शन के दौरान कोई लेस स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होती है तो रीअरेंज कर जाता है किसमें? तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में बाई 1 to शिफ्ट। उसी तरह से आप अदर मेथड ऑफ एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन बताए थे, जिससे बेंजीन को अगर आप ट्रीट करा दीजिए किसके साथ? तो ऑब्वियसली अल्कीन के साथ। अगर अल्कीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड तो ये क्या दे देगा? तो एल्काइल बेंजीन दे देगा। दिस विल गिव यू अल्काइल बेंजीन। तो ये अदर मेथड ऑफ एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन थी, अदर मेथड ऑफ अल्काइल। इसी तरह से अगर आप ये बेंजीन इसको आप ट्रीट करा दीजिए अल्कोहल के साथ, जैसे CH3 CH2OH अल्कोहल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, तो ये अल्कोहल और H+ मिलकर के कार्बोकैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल पैदा करेगा, वो भी बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएगा। इसी में आपको मैंने बताया था रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, इसी में आपको मैंने बताया था इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। उस तरह से फिफ्थ आपको मैंने बताया था फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन क्या होती है? तो जब बेंजीन को हम ट्रीट कराते हैं किसके साथ? तो एसाइल हैलाइड के साथ, मतलब एसाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, तो ये क्या देता है? तो दिस विल गिव अस एसाइल बेंजीन। ये हमें क्या देता है? तो दिस गिव अस एसाइल बेंजीन। ये कहलाता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो ऑब्वियसली ध्यान रखें बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, मतलब बेंजीन के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और हाइड्रोजन का अटैक खुद आ जाता है। तो इसमें याद रखना है कि नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल कौन सी अटैक करती है? NO2+, ये इंपॉर्टेंट है ना। जब आप बेंजीन को नाइट्रेशन करेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल कौन अटैक करेगा? तो NO2+, मतलब NO2+ H+ को हटाकर खुद आता है। उसी तरह से हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन में कौन ये रिएजेंट अब यूज करेंगे तो क्या होगा? तो H+ को हटाकर ये आएगा। ऑब्वियसली ये रिएजेंट यूज करेंगे तो क्या होगा? तो हाइड्रोजन को हटा करके ये Br+ आएगा। फ्लोरिनेशन कराने के लिए आप इनडायरेक्ट मेथड या आयोडोबेंजीन बनाने के लिए इनडायरेक्ट मेथड। सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में जो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रोफाइल होती है जो बेंजीन के ऊपर अटैक करता है वो कौन सी होती है? तो SO3 होती है, याद रखेंगे ये इलेक्ट्रोफाइल होती है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल होती है वो कौन सा? तो कार्बोकैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल होता है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में अगर ये रिएजेंट यूज करेंगे तो ये कौन सा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर पैदा करेगा? एसाइल माना RCO+। तो ये आपको ध्यान रखनी है कि नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल NO2+ होगी, हेलोजिनेशन में ऑब्वियसली Cl+ या Br+, ऑब्वियसली सल्फोनेशन में SO3, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में मतलब CH3+ मतलब R+, या सिंपल कहिए R+,
CH3 मतलब ये आपकी क्या होगी, तो कार्बोकैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल होगी, और यहाँ पर एसाइलम आयन इलेक्ट्रोफाइल होगी। लेकिन प्रेडरक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में ध्यान देना होता है कि ड्यूरिंग कोर्स ऑफ रिएक्शन अगर लेस स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होगी तो रीअरेंज करेंगी किस में, तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में। तो ऑब्वियसली इतना तक मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेंजीन रिंग ऑन रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Now, effect of substituent on benzene ring on reactivity and orientation। यदि बेंजीन रिंग के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट मौजूद होती है, यदि बेंजीन रिंग के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट मौजूद होती है, तो बेंजीन रिंग में होने वाली रिएक्शन की गति, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, तो बेंजीन रिंग के ऊपर अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, तो इस सब्स्टिट्यूएंट की मौजूदगी रिएक्शन की गति को भी प्रभावित करता है, और कहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगी इसे भी प्रभावित करता है। तो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेंजीन रिंग ऑन रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन, बेंजीन रिंग के ऊपर मौजूद सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन की गति और दिशा दोनों को प्रभावित करता है। तो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेंजीन रिंग ऑन रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन, तो ध्यान रखें, तो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग के ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट मौजूद होती है, सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग के ऊपर अगर कोई ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, अफेक्ट बोथ, प्रभावित करता दोनों चीज को, अफेक्ट बोथ व्हाट, तो रिएक्टिविटी मतलब रिएक्शन करने की गति, एंड ओरिएंटेशन रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यदि बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप मौजूद हो, जैसे ये बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर क्या हो, तो कोई इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप मौजूद हो, इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप मौजूद हो, अगर इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप मौजूद है, तो अगर इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप मौजूद होगा, तो ऑब्वियसली बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ाएगा, तो जो इलेक्ट्रोफाइल होगी वो फास्टली अटैक करेंगी। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप अगर मौजूद है, तो इलेक्ट्रॉन डोनर अगर मौजूद है बेंजीन रिंग के ऊपर, तो जो रिएक्टिविटी होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की फास्ट हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप मौजूद होती है, तो जो रिएक्टिविटी होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की वो इंक्रीज कर जाती है। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप जो होता, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग क्या करता है, तो इंक्रीज कर देता है क्या, तो इंक्रीजेज रिएक्टिविटी, इंक्रीज कर देता है रिएक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इंक्रीज कर देता है रिएक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन रिंग। तो ऑब्वियसली तो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप मौजूद है, तो क्या करता, तो इंक्रीज कर देता है रिएक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप, अगर मान लेते ये बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर अगर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप अगर मौजूद रहा, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर मौजूद रहा, तो ऑब्वियसली बेंजीन रिंग से अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घट गई तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल की जो अटैक हो जाएंगी वो स्लो हो जाएंगी, इलेक्ट्रोफाइल की जो अटैक होगी वो स्लो हो जाएंगी। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की गति को बढ़ा देता है, जबकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप, अगर कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होगा, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप मौजूद है, तो रिएक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को घटा देता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप इंक्रीज करता है रिएक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप होती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप क्या करता है, तो डिक्रीज कर देता है, घटा देता है, रिएक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिएक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ध्यान रखेंगे बेंजीन रिंग के ऊपर मौजूद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की गति को बढ़ा देता है, जबकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप क्या करता, तो रिएक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को घटा देगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घट गई, नेगेटिव चार्ज घट गया, तो इलेक्ट्रोफाइल ऑब्वियसली स्लोली अटैक करेगा। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो इलेक्ट्रोफाइल तेजी से अटैक करेगा। तो ऑब्वियसली बेंजीन रिंग के ऊपर मौजूद सब्स्टिट्यूएंट कैसी है,
इसके ऊपर रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अफेक्ट हो जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप मौजूद है तो रिएक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बढ़ जाएंगी। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मौजूद है तो रिएक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन घट जाएंगी। मतलब आप कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होती है, जो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होती है वह कहलाता है एक्टिवेटर ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टर ग्रुप होता है वो कहलाता है डीएक्टिवेटर। तो ऑब्वियसली ध्यान रखेंगे, नोट जो इलेक्ट्रॉन, नोट ध्यान रखें, जो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होती है, इलेक्ट्रॉन डोनर जो ग्रुप होती है, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप इज कॉल्ड कहलाता है, इज कॉल्ड एक्टिवेटर, इज कॉल्ड एक्टिवेटर कहलाता है एक्टिवेटर। एंड एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और जो इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, और जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होती है एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इज कॉल्ड डीएक्टिवेटर, इज कॉल्ड डीएक्टिवेटर। तो जो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डोनर होती है वो कहलाती है एक्टिवेटर, और इलेक्ट्रॉन जो विथड्रॉइंग ग्रुप होता है कहलाता है डीएक्टिवेटर। तो इसके लिए, इसे समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स कंसीडर करेंगे। तो बी कंसीडर सम एग्जाम्पल्स। तो बी कंसीडर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन। हम लोग कंसीडर करते हैं कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण। बी कंसीडर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन। सपोज ये बेंजीन है, अगर ये बेंजीन है और इसके ऊपर सिंपल बेंजीन है, और अगर इसकी हम नाइट्रेशन कराएं, नाइट्रेशन मतलब अगर इसके ऊपर HNO3 H2SO4 डालें, ये डाल देते, तो ऑब्वियसली HNO3 H2SO4 मिलकर के क्या करेगा, तो NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल पैदा करेगा। तो ये क्या देगा, तो नाइट्रोबेंजीन, दिस विल गिव यू नाइट्रोबेंजीन, मतलब C6H5NO2 दे देगा आपको। मान लेते इस रिएक्शन की जो गति है R है, मान लेते रूम टेम्परेचर पर इस रिएक्शन की गति R है। अब इसी बेंजीन रिंग के ऊपर, यदि इसी बेंजीन रिंग के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट डाल देते हैं मिथाइल, और तब इसकी नाइट्रेशन कराते, इसके ऊपर डाल देते HNO3 H2SO4, तो ये क्या करेगा, तो HNO3 H2SO4 मिलकर के क्या पैदा करेगा, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल पैदा करेगा। अब ये जो NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल पैदा होती है वह बेंजीन रिंग के ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ज्यादा सब्स्टिट्यूशन करता है। मतलब ऑर्थो पर H प्लस को हटा कर आएगा और पारा पर हटा कर आएगा, अब थोड़ा बहुत मेटा पर। ये मेजर, मैं तो मुख्य तौर पर ये बनाता, मेजरली यही बनाता, ये मेजर तो थोड़ा बहुत मोटा पर चला जाता। और इस रिएक्शन की जो गति होती है लगभग इस रिएक्शन की गति के 10 गुना हो जाता है रूम टेम्परेचर पर। तो जब बेंजीन को आप अगर मान लेते हैं, बेंजीन को अगर हम किसी फिक्स टेम्परेचर पर नाइट्रेशन करा रहे हैं, तो ये नाइट्रोबेंजीन, अगर इसकी रेट R है, अगर इसी बेंजीन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप डाल देते और इसकी नाइट्रेशन कराते हैं, तो ये ऑर्थो नाइट्रोटोलिन, मतलब ये टोलिन है, इसकी अगर हमने नाइट्रेशन कराई तो ये ऑर्थो नाइट्रोटोलिन और पारा नाइट्रोटोलिन मुख्य तौर पर दे रहा है, और इस रिएक्शन की जो गति है इससे लगभग 10 गुनी ज्यादा हो गई। इस रिएक्शन की गति R है तो इस रिएक्शन की गति इसके लगभग 10 गुनी ज्यादा हो गई। जबकि यदि हम इस बेंजीन रिंग के ऊपर, यदि इस बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3 डाल देते, इस बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3 डाल देते हैं और इसकी नाइट्रेशन कराते, मतलब इसके ऊपर हम लोग HNO3 H2SO4 डाल देते हैं, इसके ऊपर हम लोग HNO3 H2SO4 डाल देते हैं, ये अगर NaCl है, इसके अगर हम नाइट्रेशन कराते, इसके ऊपर HNO3 H2SO4 डाल देते, तो ये क्या करेगा, तो ये दोनों मिल करके NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल पैदा करेगा। ये दोनों मिल करके क्या करेगा, तो NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल पैदा करता है। और मुख्य तौर पर, मतलब मेजरली सब्स्टिट्यूशन कहां पर होती है, ऑर्थो पर, मतलब यहां पर से हाइड्रोजन को हटा करके NO2 आता है, और पैरा पर हाइड्रोजन को हटा करके, ऑब्वियसली हाइड्रोजन को हटा करके NO2 आ जाता है, दिस ये आ जाता है। मुख्य तौर पर यही होती है।
अब हर थोड़ा मेटा पर भी होगा, है ना, यहाँ पर भी हार्डन को हटा करके, मतलब ये नहीं के बराबर, मतलब ये जो आपका दिस वन, ये OCH3 और यहाँ पर नहीं के बराबर होती है सब्स्टिट्यूशन। मतलब अगर हम इस इनिशियल को डिप्टीट करा रहे हैं HNO3H2SO4 के साथ, इसकी जो रिएक्शन की गति है वो मोर देन 100 टाइम्स इंक्रीज कर जाती है। मतलब ये रेट था, इसका रेट 8 था, तो ये हो गया 100 × 8, वेरी फास्ट हो गई, वेरी फास्ट हो गई, बहुत ज्यादा फास्ट हो गई, मुश्किल होगा कंट्रोल करना, इतनी तेज होने लगेगी। अगर इसी के ऊपर अगर ये आपका सपोज यहां पर OH आ जाए, OH फिनॉल, और तब इसकी नाइट्रेशन कराएं आप, HNO3H2SO4 डालें, तब क्या होगी, तो ये बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी, ये बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएंगी। ये OH, ऑब्वियसली NO2, ऑब्वियसली OH, ऑब्वियसली ये OH, NO2, और ऑब्वियसली इसके सारे ऑर्थो पैरा पोजीशन पर NO2 आ जाएगा। OH, यहां पर NO2, यहां पर NO2, यहां पर NO2, और इसकी जो रेट होती है, इसकी जो गति होगी, वो ऑब्वियसली हजारों गुना बढ़ जाता है, मतलब वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल हो जाता है, इतना तेज होने लगता है। तो सिंपली अगर आपने बेंजीन की नाइट्रेशन कराई तो नाइट्रोबेंजीन दिया, इसका रेट R था। लेकिन अगर इसी बेंजीन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप आ गया, एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो रिएक्शन की गति बढ़ गई। और हो कहां पर, ओरिएंटेशन क्या है, इसकी दिशा कहां है, क्या है, मतलब सब्स्टिट्यूशन कहां पर हो रही है, तो ऑर्थो पर और पारा पर हो रही है, मुख्य रूप से मेटा पर कम हो रही है। उसी तरह से यदि OCH3 आ जाए, तो अगर हम इसकी नाइट्रेशन करा दे तो इसकी रेट जो है बेंजीन के नाइट्रेशन से 100 गुना ज्यादा हो गया, वेरी फास्ट हो गई। और यहां पर सब्स्टिट्यूशन कहां पर हो रही है, तो मुख्य तौर पर ऑर्थो एंड पैरा पर हो रही है। अगर आप यहां फिनॉल ले लिया हो तब नाइट्रेशन कराइए तो इतना तेज होने, ऑर्थो पर होगा और पारा पर ऑब्वियसली ट्राइनाइट्रोफिनॉल बना देगा, और इसकी जो गति है वो हजारों गुना बढ़ गई। मतलब सब्स्टिट्यूएंट यहां सिंपल रेट R थी, यहां पर ऑब्वियसली 10 टाइम्स ऑफ R हो गई, 100 टाइम्स हो गई, 1000 टाइम्स हो गई। मतलब सब्स्टिट्यूएंट जो बेंजीन के ऊपर मौजूद है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट ऑन बेंजीन अफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है किसको, तो रिएक्शन की गति को प्रभावित कर रहा है, और कहां पर सब्स्टिट्यूशन होगी उसे प्रभावित कर रहा है। और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर अपन ले लेते हैं, सपोज यहां पर है ACHO है, दैट इज द बेंजल्डिहाइड, और तब इसकी नाइट्रेशन कराते हैं, HNO3H2SO4 देते हैं, तो ये देता है मुख्य तौर पर मेटा नाइट्रोटोलिन, ये दे देता है, ये दे देता है। और इसकी जो रेट होती है इसके नाइट्रेशन के 100 गुना कम जाता। अगर यहां पर ऑब्वियसली अगर ये यहां पर ये NO2 है और तब इसकी नाइट्रेशन कराते हैं, तब इसकी नाइट्रेशन कराते हैं, मतलब HNO3 और H2SO4 डालते हैं, तब क्या होगा, तब भी देता है क्या, तो मेटा पर डाइनाइट्रो आ जाएगा, और इसकी जो रेट होगी लगभग 1000 गुना घट जाती है। यदि इसके ऊपर Cl ले लें और तब इसकी नाइट्रेशन कराएं, HNO3H2SO4 डालें, तब क्या होता है, तब क्या होता, तो ऑब्वियसली ये Cl है, ये ऑर्थो पर नाइट्रो, और ये पारा पर नाइट्रो, ऑर्थो पर नाइट्रो और ये पारा पर नाइट्रो, ऑर्थो पर नाइट्रो, ये पारा पर नाइट्रो, और इसकी जो रेट होती है लगभग 10 टाइम्स घट जाता है। तो हमने कंसीडर करा बेंजीन, हम लोगों ने कंसीडर करा बेंजीन, बेंजीन की जब नाइट्रेशन कराएं तो ये नाइट्रोबेंजीन दिया जिसकी रेट R है। इसके ऊपर अगर CH3 ग्रुप आ गई तो जो रेट है अगर इसके ऊपर CH3 ग्रुप आ गई तो इसकी जो रेट है वो पहले के रेट के क्या हो गया, तो 10 टाइम्स बढ़ गया। अगर यहां पर OCH3 आई तो पहले की तुलना में, यहां की तुलना में 100 गुना बढ़ गया, और ऑर्थो पारा पर दे रहा। अगर OH आ गया तो हजारों गुना बढ़ गया, ऑर्थो पारा या ऑर्थो पारा ट्राइनाइट्रोफिनॉल दे दिया। लेकिन अगर यहां CHO है तो रेट घट गई, अब मेटा पर हो रहा है। यहाँ NO2 है
तो रेट घट गई और मेटाप्रोरा इसका जो रेट है 1000 गुना घट गया। यहाँ Cl है तो ऑर्थोन पारा दे रहा है और इसकी रेट पहले की तुलना में 10 गुना घट गई। मतलब अजीब टाइप से, मतलब सारा क्या हो रहा, सब्स्टिट्यूएंट का प्रभाव है। तो बेंजीन रिंग के ऊपर मौजूद सब्स्टिट्यूएंट क्या कर रहा है, तो रिएक्शन की गति को प्रभावित कर रहा और ओरिएंटेशन को प्रभावित कर रहा। तो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग अफेक्ट बोथ रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन रिंग के ऊपर मौजूद जो सब्स्टिट्यूएंट होती है वो रिएक्शन की गति और कहां पर सब्स्टिट्यूशन होगी उस दोनों को प्रभावित करता है। तो ब्रॉडली अगर देखिए तो दो टाइप के ग्रुप है। एक ऐसी ग्रुप जो गति को बढ़ा रहा, ऐसी ग्रुप जो एक गति को बढ़ा रहा, जैसे यहां पर क्या बढ़ रही है, और एक ऐसी ग्रुप जो गति को क्या कर रहा, तो घटा रहा। तो यहां पर क्या हो रही है, तो रिएक्शन की गति घट रही है, और इन सब में क्या हो रही है, रिएक्शन की गति बढ़ रही है। तो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन को ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक एक्टिवेटिंग ग्रुप और दूसरी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। मतलब एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा हुआ, तो वह सब्स्टिट्यूएंट जो रिएक्शन की गति को बढ़ा दे। तो सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेंजीन के ऊपर मौजूद सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक एक्टिवेटिंग ग्रुप और दूसरी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। एक एक्टिवेटिंग ग्रुप, दूसरी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग रेट की गति को मतलब रेट मतलब दर मतलब गति को बढ़ाएगा, और डीएक्टिवेटिंग रिएक्शन की गति को घटाएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट ऑन बेंजीन के ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है उसे हम ब्रॉडली 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक एक्टिवेटिंग ग्रुप, दूसरी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप जो रिएक्शन की गति को बढ़ाएगा और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो रिएक्शन की गति को घटाएगा। कहिए जी कौन सी एक्टिवेटिंग ग्रुप होगी, तो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन को कौन डोनेट करेगा, तो यदि फर्स्ट एटम पर लोन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज हो, फर्स्ट एटम पर लोन पेयर और थोड़ा सा पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो, तो वो क्या करता है, तो बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो जो प्लस एम ग्रुप होती है वो क्या होती, तो एक्टिवेटिंग ग्रुप। प्लस एम ग्रुप कौन सी होती, तो वह ग्रुप जिसमें फर्स्ट एटम के ऊपर लोन पेयर और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। नेगेटिव चार्ज रहेगा तभी इलेक्ट्रॉन को अंदर की ओर भेजेगा। तो वैसी ग्रुप जिसमें फर्स्ट एटम पर लोन पेयर हो और पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो या कि नेगेटिव चार्ज हो, तो क्या होता है, तो प्लस एम ग्रुप होता है और वो रिएक्शन की गति को बढ़ाएगा। और वह ग्रुप जिसमें फर्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज हो, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो या कि पॉजिटिव चार्ज हो, और ये अपने से डायरेक्टली अटैच हो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और ग्रुप से, तो वह एटम और ग्रुप जिसमें फर्स्ट एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज हो, अथवा ये अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड हो, तो वो क्या हो, पॉजिटिव चार्ज आ गई। अगर फर्स्ट एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज आ गई तो ये क्या करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा ये। तो अगर फर्स्ट एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होती है विथ लोन पेयर, तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। नेगेटिव है तो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करना चाहेगा, यहां पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचना चाहेगा। तो यदि फर्स्ट एटम के पास थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या करता है, तो प्लस एम ग्रुप होती है, वो प्लस एम ग्रुप होती है, मतलब वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होगी, मतलब रिएक्शन की गति को बढ़ाएगा। और फर्स्ट एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज है तो बेंजीन रिंग से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब वो क्या होगी, माइनस एम ग्रुप होगी। तो फर्स्ट एटम पर अगर नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज है, तो प्लस एम ग्रुप होता है, मतलब रिएक्शन की गति को बढ़ाएगा, मतलब एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। और अगर फर्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज है या पूरा पॉजिटिव चार्ज है या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या होगा, तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, मतलब बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, तो खींचेगा। तो बेंजीन रिंग के ऊपर मौजूद सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन की गति और ओरिएंटेशन दोनों को प्रभावित करता है। तो वह ग्रुप जो गति को बढ़ाता है उसे हम कहते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप, और वह जो रिएक्शन की गति को घटाता है उसे हम कहेंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सी होगी, एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सी होगी, तो वह एटम और ग्रुप जिसमें फर्स्ट एटम के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज या कि नेगेटिव कंप्लीट नेगेटिव चार्ज हो, तो क्या करेगा, तो
बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, मतलब रिएक्शन की गति को बढ़ाएगा। और अगर फर्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज या पार्शियल पॉजिटिव या कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है तो रिएक्शन की गति को घटाएगा, मतलब वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगी। अब एक्टिवेटिंग ग्रुप भी 3 कैटेगरी में होती है। एक होती है स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक होती है स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप, दूसरी होती है मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप, और तीसरी होती है वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप के कैटेगरी में कौन आएगा? तो बेसिस फर्स्ट एटम पर मोर नेगेटिव चार्ज हो, मोर नेगेटिव चार्ज जैसे OH होता है, NH2 होता है, O- होता है, ये सब क्या है? तो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा होता है? जिस ऑब्वियसली यहां पर ऑक्सीजन कार्बन के बीच में बहुत कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, जिससे तो ऑब्वियसली एल्कोक्सी ग्रुप मॉडरेटली एक्टिवेटिंग होती है। और जो एल्काइल ग्रुप होती है वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप होती है। तो ऑब्वियसली एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन? जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। कौन डोनेट करेगा? तो अगर फर्स्ट एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज होगा तो एक्टिवेटिंग होगी। एक्टिवेटिंग में भी 3 कैटेगरी होगी, एक स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, दूसरी मॉडरेटली एक्टिवेटिंग और तीसरी वीकली एक्टिवेटिंग। स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग मतलब ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो, तो ऑब्वियसली जैसे OH है, NH2 है, ये सब ऑब्वियसली ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, हर उनका ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन अपने पास खींच लेता है, जिसके कारण वो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो OH है, NH2 है, O- है, ये सब एल्कोक्सिक होती है मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप होती है वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है। उसी तरह से डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी 3 कैटेगरी की होती है, एक स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग और दूसरी मॉडरेटली और तीसरी वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा होगा? तो जिसमें फर्स्ट एटम पर बहुत ज्यादा चार्ज है, जैसे NO2 होता है, वो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग होता है। CN होता है स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग होता है, NO2 स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है, CN स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है, CF3 स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है। जबकि एल्डिहाइड, कीटोन ये सब क्या होता है? मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग होता है। और हैलोजन इज वीकली डीएक्टिवेटिंग। लेकिन ऑब्वियसली ध्यान दीजिए, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। जो मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग होता है वो मेटा डायरेक्टिंग, तो आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को कहां पर अटैक कराता? तो मेटा पोजीशन पर। लेकिन जो हैलो ग्रुप है वह डीएक्टिवेटिंग है, लेकिन ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। इसे मैं थोड़ा लिखाता हूं, ठीक है। नाउ तो सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेंजीन रिंग को ब्रॉडली हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो ऑब्वियसली ब्रॉडली मतलब मोटा मोटी तौर पर सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेंजीन रिंग, सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेंजीन रिंग के ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, 2 ग्रुप में डिवाइड किया जा रहा। फर्स्ट वन इज द एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड सेकेंड वन इज द डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। फर्स्ट वन इज द एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड सेकेंड वन इज द डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो फर्स्ट वन दैट इज द एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होगा? तो फर्स्ट वन एक्टिवेटिंग ग्रुप किसे कहेंगे? तो वह ग्रुप या कि सब्स्टिट्यूएंट, वह ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट, ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग, ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट which donate electron into बेंजीन रिंग, वह ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा था, ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट विच डोनेट इलेक्ट्रॉन इनटू बेंजीन रिंग एंड इंक्रीजेज, और वह इंक्रीज कर देता, और इंक्रीजेज रेट ऑफ, और जो इंक्रीज कर देता रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज कॉल्ड, कहलाता क्या? इज कॉल्ड एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप किसे कहते हैं? तो वह सब्स्टिट्यूएंट या ग्रुप जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे और रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बढ़ा दे, उसे हम क्या कहेंगे? तो एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो वह एटम और ग्रुप जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, वह एटम और ग्रुप जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, वह एटम और ग्रुप जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता हो,
और रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बढ़ा देता है, उसे हम क्या कहेंगे, तो एक्टिवेटिंग ग्रुप कहेंगे। तो कौन सी एक्टिवेटिंग ग्रुप होती है, तो जो प्लस एम होती है, प्लस एम या कि प्लस आई जो ग्रुप होती है वह एक्टिवेटिंग ग्रुप होती है। हम ना प्लस एम और प्लस आई, प्लस एम मतलब जो प्लस एम ग्रुप होती है वो क्या होती है, एक्टिवेटिंग ग्रुप होती है। सिंपली क्या हुआ, तो प्लस एम ग्रुप एंड एल्काइल ग्रुप, जो प्लस एम ग्रुप होती है और एल्काइल ग्रुप और एक्टिवेटिंग ग्रुप, प्लस एम ग्रुप और एल्काइल ग्रुप क्या होता है, तो एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। ठीक है जी, प्लस एम ग्रुप क्या होती है, ये प्लस एम ग्रुप क्या होती है, तो वह एटम और ग्रुप जिसमें फर्स्ट एटम के ऊपर पार्शियल निगेटिव चार्ज मतलब थोड़ा सा निगेटिव चार्ज होता है, पार्शियल निगेटिव चार्ज एंड लोन पेयर। तो प्लस एम ग्रुप क्या होती है, प्लस एम ग्रुप क्या है, तो प्लस एम ग्रुप आपको मैंने बताया था, ऑब्वियसली ग्रुप इन विच एटम फर्स्ट एटम हैव व्हाट, तो नेगेटिव चार्ज, ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज या तो पार्शियल या कंप्लीट कुछ भी हो, पार्शियल और नेगेटिव चार्ज एंड लोन पर इलेक्ट्रॉन क्या होता, तो इज प्लस एम ग्रुप। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर आप कह सकते हैं, जैसे आपका OH क्या है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा थोड़ी सी नेगेटिव चार्ज है और लोन पेयर है, तो OH हो गया। ऑब्वियसली NH2 क्या है, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो इसके पास लोन पेयर है और थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा बेंजीन रिंग में। उस तरह से आपकी O-, NH-, ये सब क्या है, ऑब्वियसली ये सब क्या है, तो प्लस एम ग्रुप है, जिसमें फर्स्ट एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, पार्शियल या कंप्लीट और लोन पेयर, वो प्लस एम ग्रुप होती है। NH- मान लीजिए, OCH3 मान लीजिए, ये क्या है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज लोन पेयर है, तो ये सब क्या है, तो ये प्लस एम ग्रुप है। ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया था प्लस एम ग्रुप और माइनस क्लासिफिकेशन ऑफ एटम और ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग में, कि जो प्लस एम ग्रुप होती है, आपको रेजोनेंस में ये चीज बताया मैंने, मेजोमेरिक इफेक्ट में, जो अगर प्लस एम ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर मौजूद होती है, प्लस एम ग्रुप अगर बेंजीन रिंग के ऊपर मौजूद होता है, अगर प्लस एम ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर मौजूद रहता है, अगर प्लस एम ग्रुप बेंजीन के ऊपर मौजूद होता है, वो क्या करता, तो अपने ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर निगेटिव चार्ज की डेंसिटी को बढ़ाता है, मेटा पोजिशन को अफेक्ट नहीं करता। याद रखें, अगर नहीं याद है तो आप GOC का लेक्चर देखें, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ प्लस एम ग्रुप और माइनस एम ग्रुप बताया गया है। तो आपको मैंने वहां बताया था, जो प्लस एम ग्रुप होती है, प्लस एम ग्रुप जो होती है, जो प्लस एम ग्रुप क्या करता है, तो इंक्रीज कर देता है। इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कहां पर, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ऑफ बेंजीन रिंग। अब बेसिस इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप जब लिखे थे आपको याद होगा, जैसे कि अगर मान लेते कि बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप है, तो बेसिस के पास लोन पेयर है, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन इधर डिलोकलाइज होंगे, ये क्या हो जाएंगे, तो दिस वन ये फॉर्म होंगे, ये डबल बॉन्ड OH है, ये प्लस है, ये माइनस है, और बेसी ये रिपेल करेगा, तो बेसी ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो बेसी ये क्या होगा, तो दिस वन ये है, ये बेसी OH है, प्लस है, ये माइनस है, दिस वन। तो बेसी अगर बेंजीन रिंग के ऊपर प्लस एम ग्रुप मौजूद होती है ना, तो अपने ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पोजिशन पर क्या करता है, तो निगेटिव चार्ज लाता है। तो प्लस एम ग्रुप इंक्रीजेज, निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देना। तो प्लस एम ग्रुप जो होती है वह बेंजीन रिंग के ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज कर देता है। तो प्लस एम ग्रुप इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। सो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होती है, जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होती है, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल
अटैक करेगा कहां पर? तो अटैक ऑन ऑर्थो और पैरा पोजिशन, ऑर्थो और पैरा पोजिशन ऑफ बेंजीन, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ऑफ बेंजीन। सो इसीलिए प्लस एम ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसलिए प्लस एम ग्रुप को हम लोग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो बेसिक जो प्लस एम ग्रुप डायरेक्टिंग ग्रुप, प्लस एम ग्रुप जो अगर बेंजीन के ऊपर मौजूद होती है, प्लस एम ग्रुप अगर बेंजीन के ऊपर मौजूद होता तो क्या करता है? तो मेजोमेरिक इफेक्ट से ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर नेगेटिव चार्ज आ देता, जिसके कारण जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन जो लविंग है, जो इलेक्ट्रॉन लविंग है वो कहां पर अटैक करेगा? तो ऑर्थो पर और पैरा पर, मेटा पर नहीं अटैक करने जाएगा। तो इसलिए प्लस एम ग्रुप को कहा जाता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर अगर प्लस एम ग्रुप मौजूद है, तो वो क्या करता है? तो अपने ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर नेगेटिव चार्ज की मात्रा बढ़ाता, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होती हैं वो ऑर्थो पर अटैक करती हैं या पैरा पर, मेटा पर अटैक नहीं करता। इसलिए प्लस एम ग्रुप को हम लोग कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो और ध्यान रखेंगे, प्लस एम ग्रुप को आप एक्टिवेटिंग ग्रुप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फास्ट कर रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को, या इसी को आप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी कह सकते हैं। तो प्लस एम ग्रुप के बारे में ध्यान रखेंगे, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो ब्रॉडली सब्स्टिट्यूटेड ऑन बेंजीन रिंग के ऊपर जो सब्स्टिट्यूटेंट मौजूद है, ब्रॉडली सब्स्टिट्यूटेड ऑन बेंजीन रिंग के ऊपर जो सब्स्टिट्यूटेंट मौजूद है, उसे हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक एक्टिवेटिंग ग्रुप और दूसरी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सी हुई? तो वह सब्स्टिट्यूटेंट और ग्रुप जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे और रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बढ़ा दे, उसे हम कहेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप। जो प्लस एम ग्रुप और एल्काइल ग्रुप होती है, प्लस एम ग्रुप और जो अल्काइल ग्रुप होती है, वो क्या होता है? वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। ऑब्वियसली जो प्लस एम ग्रुप किसे कहते हैं? तो वह ग्रुप जिसमें फर्स्ट एटम के पास क्या होता? तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज और पार्शियली या कंप्लीट फर्स्ट एटम पर पार्शियल या कंप्लीट अगर नेगेटिव चार्ज है और लोन पेयर है, तो वो क्या करेगा? तो जिसके में फर्स्ट एटम के ऊपर थोड़ी सी नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर होता है, वो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इसलिए प्लस एम ग्रुप होती है। तो बेसिक प्लस एम ग्रुप मतलब वह ग्रुप जिसमें फर्स्ट एटम के पास नेगेटिव चार्ज होती है, पार्शियल और कंप्लीट, और लोन पेयर होता है, वो क्या होती है? तो प्लस एम ग्रुप होती है। प्लस एम ग्रुप क्या करता? तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज करता है, कहां पर? तो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर। तो प्लस एम ग्रुप इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, सो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, इसे जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगी, सो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, इसे जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होती है, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर प्लस एम ग्रुप मौजूद है, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होती है वो अटैक करेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर। इसलिए प्लस एम ग्रुप को हम लोग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी कहते हैं। मतलब अगर बेंजीन रिंग के ऊपर प्लस एम ग्रुप मौजूद है, तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहेगा आओ अटैक करो, कहां पर? तो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर। इसलिए प्लस एम ग्रुप को हम लोग कहते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, एक्टिवेटिंग ग्रुप को फर्दर 3 सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक्टिवेटिंग ग्रुप इज फर्दर classified into 3 सब कैटेगरी। तो ऑब्वियसली सब कैटेगरी, तो जो प्लस एम ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप है उसे पुनः 3 सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन सी? तो पहली स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप, दूसरी मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप और तीसरी वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक्टिवेटिंग ग्रुप इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 सब कैटेगरी। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप को पुनः 3 सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया, दैट इज स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप मतलब जिसके पास मोर नेगेटिव चार्ज होगी, तो जितनी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगी उतनी स्ट्रांगली एक्टिवेट, जैसे OH माइनस है, NH2 है, ये सारी क्या होती हैं? तो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप होती हैं। ऑब्वियसली NH2 है, या हाइड्रोजन को हटा के कोई एल्काइल ग्रुप आ जाए, या O माइनस है, NH माइनस है, तो बेसिक फर्स्ट एटम के ऊपर जितनी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होंगी, फर्स्ट एटम पर जितनी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होंगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा बेंजीन रिंग के अंदर, मतलब उतनी ज़्यादा
स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप होगी। तो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग मतलब जो बेंजीन रिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, जैसे OH है, NH2 है, O- NH- स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग। सेकेंड वन इज मॉडरेटली एक्टिवेटिंग, मतलब ऑब्वियसली ऑक्सीजन के पास यहाँ पर क्या है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन ज़्यादा है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, इसलिए नेगेटिव चार्ज तो डेवलप होगी लेकिन थोड़ी कम मात्रा में, इसलिए ये क्या तो मॉडरेट है। तो ऑब्वियसली अल्कोक्सी ग्रुप जैसे आपका हो गया OCH3 है, इथॉक्सी है, OR है, यहाँ भी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन थोड़ा ज़्यादा है, इसका थोड़े से नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है, तो ये भी क्या करेगा, तो बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो बेसिक फर्स्ट एटम पर अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में नेगेटिव चार्ज डेवलप होगी तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा बेंजीन रिंग के अंदर, मतलब स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग होगी। अगर कम मात्रा में फर्स्ट एटम पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुई है तो कम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा बेंजीन रिंग, मतलब मॉडरेटली होगी। बेसिक एल्काइल ग्रुप भी क्या होती, तो एक्टिवेटिंग ग्रुप होती, लेकिन वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप होती। तो ध्यान रखेंगे स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप वह ग्रुप है जो बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को बढ़ा देता है, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेटिंग ग्रुप। प्लस एम ग्रुप और एल्काइल ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप होती है। प्लस एम ग्रुप कौन सी है, तो वह ग्रुप जिसमें फर्स्ट एटम पर थोड़ी सी नेगेटिव चार्ज हो और लोन पेयर हो, तो बेसिक फर्स्ट एटम पर थोड़ी सी या कंप्लीट नेगेटिव चार्ज हो और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता, वो क्या होती, तो प्लस एम ग्रुप। आपको मैंने रेजोनेंस में मेजोमेरिक इफेक्ट में बताया था कि बेंजीन रिंग के ऊपर अगर प्लस एम ग्रुप मौजूद होती है तो उसके ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है, इस कारण से आने वाली जो इलेक्ट्रोफाइल होती है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अटैक करता है, इसलिए प्लस एम ग्रुप को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी कहा जाता है। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप को पुनः 3 कैटेगरी में डिवाइड करें, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग एंड वीकली एक्टिवेटिंग। स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग मतलब फर्स्ट एटम पर मोर नेगेटिव चार्ज, बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो और लोन पेयर हो तो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, अगर थोड़ा कम नेगेटिव चार्ज है तो मॉडरेटली, और एल्काइल ग्रुप क्या होती है, तो वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप होती है। तो ध्यान रखें एक्टिवेटिंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है बेंजीन रिंग में, ऑब्वियसली प्लस एम ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप होती है, इसे हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, नो इसी तरह से हम लोग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, इसी को चेंज कर देंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में। नाउ सेकेंड वन इज द डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या है, तो ग्रुप या कि सब्स्टिट्यूएंट विच विथड्रॉ, वह ग्रुप जो क्या करता हो, तो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता हो बेंजीन रिंग से। तो वह ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता हो बेंजीन रिंग से, उसे हम क्या कहेंगे, तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहेंगे। तो वह ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट विच विथड्रॉ, जो कि विथड्रॉ करता हो इलेक्ट्रॉन को, विच विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेंजीन रिंग इज कॉल्ड व्हाट, तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट विच विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेंजीन रिंग इज कॉल्ड एंड डिक्रीजेज, और क्या कर देता हो, तो डिक्रीज कर देता हो, एंड डिक्रीजेज रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज कॉल्ड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, इज कॉल्ड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या है, तो ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट जो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता है बेंजीन रिंग से और रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को घटा देता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या, तो ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता हो बेंजीन रिंग से और डिक्रीज कर देता है रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, उसे हम क्या कहेंगे, तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो जो माइनस एम ग्रुप होती है, ऑब्वियसली जो माइनस एम ग्रुप होती है, माइनस एम ग्रुप और माइनस एम ग्रुप और हेलो ग्रुप, माइनस एम ग्रुप और हेलो ग्रुप, माइनस एम ग्रुप एंड हेलो ग्रुप, माइनस ग्रुप हेलो ग्रुप, हेलो मतलब फ्लोरोक्लोरोब्रोमो आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो ध्यान रखें माइनस एम ग्रुप और हेलो ग्रुप क्या होती है, तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होती है। तो माइनस एम ग्रुप किससे कहेंगे, तो वर्ड माइनस एम ग्रुप क्या है, तो माइनस एम ग्रुप क्या है, तो ग्रुप इन विच फर्स्ट एटम हैव पॉजिटिव चार्ज, जिसमें फर्स्ट एटम पर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो या कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज हो, वो क्या होता है, इज माइनस एम ग्रुप। वो क्या होगा, तो इज माइनस एम ग्रुप। तो ऑब्वियसली फर्स्ट एटम, ग्रुप इन विच फर्स्ट एटम हैव पॉजिटिव चार्ज, वह ग्रुप जिसमें फर्स्ट एटम पर क्या हो, तो पॉजिटिव चार्ज हो, फर्स्ट एटम है। माइनस एम ग्रुप क्या है, तो वह ग्रुप जिसमें फर्स्ट एटम के पास क्या हो, तो पॉजिटिव चार्ज। तो माइनस एम ग्रुप वह ग्रुप जिसमें फर्स्ट एटम के पास पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे वो पार्शियल हो, कंप्लीट हो, या फर्स्ट एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड हो बाय मल्टीपल बॉन्ड,
तो मैंने आपको बताया था माइनस एम ग्रुप के बारे में कि वह एटम और ग्रुप जिसमें फर्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज हो, थोड़ा सा हो या कंप्लीट हो, फर्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज हो या फर्स्ट एटम अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली अटैच हो बाय मल्टीपल बॉन्ड, तो वो क्या होता, तो माइनस एम ग्रुप। तो फर्स्ट एटम पर अगर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होगी, तो अगर फर्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होगी तो वो क्या करेगा, तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो अगर बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ऑब्वियसली आने वाले जो इलेक्ट्रोफाइल है उसकी अटैक करने की जो गति होगी स्लो हो जाएगी। तो जो माइनस एम ग्रुप होता है वह बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जिसके कारण आने वाले इलेक्ट्रोफाइल की अटैक करने की जो गति है वो घट जाती है। अगर माइनस एम ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर, जैसे आपको ये कि NO2 है, NO है, CHO है, CN है, ये सब क्या है, तो फर्स्ट एटम पर थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज है और ये अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड है। फर्स्ट एटम पर थोड़ी सी पॉजिटिव चार्ज और अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड है। फर्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज है और अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड है। फर्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज है और अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड है। तो ये सारी क्या, तो माइनस एम ग्रुप है। तो फर्स्ट एटम पर अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, मतलब प्लस एम। अगर फर्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज है तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, मतलब माइनस एम ग्रुप होगी। तो माइनस एम ग्रुप क्या करता, तो आपको मैंने बताया था मेजोमेरिक इफेक्ट में कि जो माइनस एम ग्रुप होती है अपने ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज ला देता है। तो अगर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज ला दिया तो जो इलेक्ट्रोफाइल होगी वो ऑर्थो एंड पैरा पर नहीं अटैक करके किस पर अटैक करेंगी, मेटा पर। क्यों, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज और यहाँ भी अगर पॉजिटिव चार्ज हो गई है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घट गई है, तो बेसिक जो इलेक्ट्रोफाइल है, जो इलेक्ट्रॉन लविंग है, वो जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पर कैसे अटैक करेगा, वो बल्कि अटैक कहाँ पर करेगा, वो भी मेटा पोजीशन पर, वो भी फोर्स कंडीशन में, वो भी फोर्स कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घट गई। तो माइनस एम ग्रुप बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, जिसके कारण और बेसिक जो इलेक्ट्रोफाइल होती है वो स्लोली अटैक करेगा, वो भी ऑर्थो पर नहीं बल्कि कहाँ पर, तो मेटा पोजीशन पर। तो जो माइनस एम ग्रुप होती है डिक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, सो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है मेटा पोजीशन ऑफ बेंजीन रिंग, सो माइनस एम ग्रुप इज आल्सो कॉल्ड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो जैसे प्लस एम ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज कर देता है, इसलिए जो प्लस एम ग्रुप होती है वो क्या करता, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज ला देता और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। उस तरह से जो माइनस एम ग्रुप होती है बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रोफाइल होती है वो ऑर्थो पर नहीं अटैक करके मेटा पोजीशन पर अटैक करता। इससे माइनस एम ग्रुप को हम लोग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। ऑब्वियसली तो जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मतलब क्या हुई, तो वह ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है बेंजीन रिंग से, अगर इलेक्ट्रॉन खींच गई तो जो इलेक्ट्रोफाइल होगी उसके अटैक करने की गति घट गई, मतलब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। माइनस एम ग्रुप और हेलो ग्रुप डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होती है। माइनस एम ग्रुप मतलब फर्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज या फर्स्ट एटम अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली अटैच है, तो वो क्या होती, तो माइनस एम ग्रुप। तो माइनस एम ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन खींचता है तो कहाँ से खींचता है, तो मुख्य तौर पर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से खींचता है, जिसके कारण आने वाले इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो एंड पैरा पर अटैक नहीं कर करके वो मेटा पर अटैक करेंगे। मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर अगर माइनस एम ग्रुप मौजूद होती है तो कहां पर अटैक करता, तो मेटा पोजीशन पर अटैक करता। इसलिए माइनस एम ग्रुप को हम माइनस एम ग्रुप को मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप भी कहते हैं। तो जैसे प्लस एम ग्रुप को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं, उसी तरह से माइनस एम ग्रुप को क्या कहते हैं, तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप को पुनः 3 सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप को पुनः 3 सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, तो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग कौन होगा, तो जिसमें फर्स्ट एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, जैसे NO2 में क्या होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेसिकली क्या होती, तो कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब इसके बीच में एक सिंगल बॉन्ड दीजिए और जो डोनर उसके ऊपर प्लस या माइनस। तो बेसिक फर्स्ट एटम पर बहुत ज्यादा अगर पॉजिटिव चार्ज है तो स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो यदि फर्स्ट एटम पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हुई ना तो बेंजीन रिंग से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो अगर बेंजीन रिंग से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच गई तो इलेक्ट्रोफाइल की अटैक करने की गति बहुत धीमी हो जाएगी, मतलब स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग। तो याद रखिए जो NO2 होता है, NR3+ मतलब NH3+ हो या NR3+ हो, ये सब CN है, CF3 या CCl3 जो होती है, ये सब क्या करता है, तो बेंजीन रिंग से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज एकदम बिल्कुल ड्रास्टिकली खींच लेगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज ऑब्वियसली बेंजीन रिंग से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट एटम पर पूरा कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है तो ड्रास्टिकली खींच लेगा। यहाँ पर ये CN, ये कार्बन और बेसिक कार्बन, ये sp हाइब्रिड कार्बन है और ये अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है। ध्यान दीजिए, ये sp हाइब्रिड कार्बन ये अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, इसीलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब बेंजीन रिंग से ड्रास्टिकली इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। CF3 3 फ्लोरीन मतलब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड है तो बहुत ज्यादा बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, इस कारण से स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है।
सेकेंड में जी मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग, मतलब जिसमें फर्स्ट एटम पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज हो तो ये क्या होगा, तो मॉडरेटली डीएक्टिव मतलब खींचेगा लेकिन कम खींचेगा, तो ये क्या है, तो मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग है। तो बेसिक जो एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोलिक एसिड है, एसिड क्लोराइड है, ये सब क्या होती है, तो मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग होती है। तो स्ट्रांगली डीएक्टिवेट याद रखिएगा NO2, बेसिक अमोनियम आयन हो गई, अमोनियम आयन, ये सब इसे क्या कहेंगे, अमोनियम आयन, एल्काइल अमोनियम आयन है, सिंपल अमोनियम है, साइनाइड है, CF3 CCl3, ये सारे क्या, तो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग। और जबकि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोलिक एसिड, ईस्टर, एनहाइड्राइड, एमाइड, ये सब क्या होती है, तो मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग होती है। और जो हैलो ग्रुप होती है वो वीकली डीएक्टिवेटिंग। ध्यान दीजिए, हैलो ग्रुप जो होता वो डीएक्टिवेटिंग क्यों है, तो हैलो ग्रुप डीएक्टिवेटिंग इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हैलो ग्रुप क्या होती, तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचता है, जिसके कारण इलेक्ट्रोफाइल की अटैक करने की गति क्या होती, तो घट जाती है। तो इसमें एक एक्सेप्शन हो जाता कि जो हैलो ग्रुप होती है वो वीकली डीएक्टिवेटिंग है ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण मतलब माइनस आई इफेक्ट के कारण ये डीएक्टिवेटिंग हो जाता है। लेकिन ये ऑर्थो पैराडाइरेक्टिंग ग्रुप होती है। ध्यान दीजिए, जितना भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है वो सारा का सारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होती है। जितना भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा। लेकिन जो वीकली डीएक्टिवेटिंग है, मतलब हैलो ग्रुप जो होता डीएक्टिवेटिंग है, मतलब इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग से खींच लेता है, लेकिन आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पोजीशन पर अटैक करता है। ये एक्सेप्शन है। तो याद रखना, अपवाद क्या होगी कि जो हैलो ग्रुप होती है वह वीकली डीएक्टिवेटिंग है ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींच देता है बेंजीन रिंग से बाय इंडायरेक्टिंग ग्रुप होती है ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ एरिनियम आयन। तो ध्यान रखेंगे कि जो ऑब्वियसली जितना भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है सब ऑर्थो पैराडाइरेक्टिंग ग्रुप है, मतलब आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। जितना भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मतलब आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑब्वियसली मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा। लेकिन जो हैलो ग्रुप है वो क्या है, तो वीकली डीएक्टिवेटिंग है लेकिन मेटा डायरेक्टिंग नहीं, बल्कि ये क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इसको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, नोट क्या, एक्सेप्शन फॉर हैलोजन, हैलोजन के लिए एक्सेप्शन क्या, तो जो हैलो ग्रुप होती है, हैलो ग्रुप डीएक्टिवेटिंग होती है ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट, जबकि तो नोट इसमें ध्यान रखना है, नोट या कि एक्सेप्शन का लिख देता हूं मैं, एक्सेप्शन अपवाद है ये कि हैलो ग्रुप इज, हैलो ग्रुप क्या है, तो इज डीएक्टिवेटिंग ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट, but it is orthopara directing group due to resonance stabilization of एरिनियम आयन। मतलब कहने का ये हुआ कि जैसे कि हैलो बेंजीन रिंग के ऊपर हैलो ग्रुप होगी, बेंजीन रिंग के ऊपर हैलो ग्रुप होगी, बेंजीन रिंग के ऊपर क्या, तो ये हैलो ग्रुप है, ये मान लेते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर हैलोजन ग्रुप है, जिससे मान लेते हैं कि फ्लोरोक्लोरो कुछ भी हैलो ग्रुप है एक्स। तो ये क्या करता, तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचता है ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। लेकिन जब इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो अगर ऑर्थो पर अटैक कर दे, तो अगर ऑर्थो पर अटैक करता है, तो जो ऑर्थो पर अटैक करेगा एक्सक्यूज मी, जो ऑर्थो पर अटैक करता है तो क्या करे, इलेक्ट्रोफाइल इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा दिस वन, तो यहां पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगी, ये एरिनियम आयन फॉर्म हो जाएगी। अब इस एरिनियम आयन को क्या करता, तो ये हैलोजन के ऊपर जो लोन पे इलेक्ट्रॉन होती है स्टेबलाइज कर देता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑब्वियसली इधर आएंगे और इसको स्टेबलाइजेशन देगा, मतलब इस पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स कर देगा, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, तो ऑब्वियसली डिस्पर्स कर देता, मतलब यहाँ चला आएगा दिस में,
तो ध्यान रखेंगे कि हेलो ग्रुप जो होती है डीएक्टिवेटिंग होती है ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट, लेकिन ऑर्थो पैराडाक्टिंग होती है किसके कारण? तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। यही इलेक्ट्रोफाइल अगर मेटा पर अटैक करता तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं हो पाती, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर नहीं जा पाता। तो ध्यान रखेंगे एक्सेप्शन होता है हेलोजन के लिए, जितना भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है सब ऑर्थो पैरा है, चाहे स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग हो, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग हो, वीकली एक्टिवेटिंग हो, सारा का सारा एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑर्थो पैराडाक्टिंग ग्रुप है। मतलब अगर बेंजीन रिंग के ऊपर एक्टिवेटिंग ग्रुप मौजूद होगी तो आने वाली इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो या तो पैरा पर अटैक करती है। ऑब्वियसली जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, मतलब अगर बेंजीन रिंग के ऊपर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मौजूद है तो आने वाली इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पर अटैक करती है। लेकिन अगर हेलो ग्रुप है तो ये डीएक्टिवेटिंग है, लेकिन आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहां पर अटैक कराता है? ऑर्थो एंड पैरा पर। मतलब बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहां पर अटैक कराता? तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। तो आपको मैंने बताया कि सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेंजीन रिंग के ऊपर अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट मौजूद होता है तो वह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की गति को प्रभावित करता है, साथ ही साथ ओरिएंटेशन, मतलब कहां पर सब्स्टिट्यूशन होगी उसे भी प्रभावित करता है। तो टू टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेंजीन रिंग, एक एक्टिवेटिंग ग्रुप, दूसरी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप हुआ है जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को बढ़ाता है, और जबकि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या है? तो वह ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग से खींचता और रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को क्या करता? तो घटा देता है। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सी होगी? तो जिसमें फर्स्ट एटम पर नेगेटिव चार्ज हो, चाहे पार्शियल चाहे कंप्लीट। तो फर्स्ट एटम पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या होगा? तो एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। और फर्स्ट एटम पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। तो फर्स्ट एटम पर नेगेटिव चार्ज कहां पर होती है? प्लस एम ग्रुप में। फर्स्ट एटम पर नेगेटिव चार्ज कहां पर होती है? तो माइनस एम ग्रुप में। तो प्लस एम ग्रुप अगर आपने पढ़ा कि प्लस एम ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर मौजूद होता है तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देता है, जिसके कारण आने वाली इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करेंगी? तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। इसे प्लस एम ग्रुप क्या हो जाएंगी? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और माइनस एम ग्रुप क्या हो जाएंगी? तो ऑर्थो पैरा अटैक नहीं कराएगा बल्कि मेटा पर, तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाती है। अब एक्टिवेटिंग ग्रुप को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग एंड वीकली एक्टिवेटिंग। स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग कौन सा होगा? जिसमें फर्स्ट एटम पर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज, जैसे याद रखना है OH है, NH2 है, O माइनस NH माइनस, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग। मॉडरेटली एक्टिवेटिंग कौन होगा? जिसमें फर्स्ट एटम पर कम नेगेटिव चार्ज हो, जैसे एल्कोक्सी ग्रुप में मिथॉक्सी, इथॉक्सी, है ना, एसीटो एमिनो ग्रुप, ये सब क्या होती है? तो मॉडरेटली एक्टिवेटिंग होती है। वीकली एक्टिवेटिंग एल्काइल ग्रुप। उस तरह से डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी 3 कैटेगरी में होता है, एक स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग, दूसरा मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग और तीसरा वीकली डीएक्टिवेटिंग। तो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग में आपको याद रखना नाइट्रो ग्रुप होता है, अमोनियम आयन होता है, मतलब नाइट्रोजन पर फर्स्ट एटम है तब, ओबेसी CF3 CCl3 CN, ये सब क्या है? तो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग। और दूसरा होता है मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग, मतलब जैसे आपका है एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड या उसके डेरिवेटिव जैसे एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड, स्टीयरीन हाइड्राइड, ये सब क्या है? तो मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होती है। और हेलो ग्रुप वीकली डीएक्टिवेटिंग, लेकिन एक्सेप्शन फॉर हेलो होता है कि ये वीकली डीएक्टिवेटिंग है, मतलब रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की गति को घटाता है, लेकिन ये क्या होता? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। नाउ ओरिएंटेशन इन डाइसब्स्टिट्यूएंट बेंजीन। नाउ ओरिएंटेशन in disubstituent benzene, ओरिएंटेशन इन डाइसब्स्टिट्यूएंट बेंजीन। डाइसब्स्टिट्यूएंट बेंजीन में ओरिएंटेशन, तो ओरिएंटेशन इन डाइसब्स्टिट्यूएंट बेंजीन, ओरिएंटेशन इन डाइसब्स्टिट्यूएंट बेंजीन, डाइसब्स्टिट्यूएंट बेंजीन में ओरिएंटेशन। तो अगर बेंजीन रिंग के ऊपर, यदि बेंजीन रिंग के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है तो वैसे केस में वह, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, जैसे मान लेते हैं कि इसके ऊपर मौजूद है कोई, मान लेते NH COCH3 और CH3 है, तो बेंजीन रिंग के ऊपर अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है तो वैसे केस में वह सब्स्टिट्यूएंट जो मोर एक्टिवेटिंग होगा, जैसे यहां पर 2 एसीटो एमिनो ग्रुप है, इट इज कॉल्ड एसीटो एमिनो ग्रुप, और ये मिथाइल ग्रुप। तो ये एसीटो एमिनो ग्रुप, ये एसीटो एमिनो ग्रुप,
इम्यूनो ग्रुप, ये क्या होता है, तो मॉडरेटली एक्टिवेटिंग होता है, ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है। जबकि जो एल्काइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप है, वो क्या है, तो वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, वीकली एक्टिवेटिंग। तो अगर बेंजीन रिंग के ऊपर दो दो सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, तो वैसे केस में वह सब्स्टिट्यूएंट जो ज्यादा एक्टिवेटिंग होगा उसी के अनुसार इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। जैसे मान लेते हैं कि इसके ऊपर अगर आप नाइट्रेशन कराएं, और इसको आप रिएक्शन कराएं किसके साथ, तो मिक्सचर ऑफ HNO3 और H2SO4 के साथ, तो ये दोनों मिलकर क्या करेगा, तो ये दोनों मिल करके इलेक्ट्रोफाइल पैदा करेगा, दैट इज NO2+। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करेगा, अब इसकी कहना मानेगा, किसका कहना मानेगा, तो ये क्या है, तो कहेगी जी एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है, तो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो ये कहां पर अटैक करेगा, जी भैया जाओ ऑर्थो पर अटैक करो। इसके लिए ऑर्थो क्या होता है, बगल वाला पोजीशन, या पारा पर तो ऑलरेडी ग्रुप है, तो वहां पर अटैक हो ही नहीं सकता। तो ये कहेगा कि ऑर्थो, मेरे ऑर्थो पर जाकर अटैक करो, क्योंकि पारा पर तो ऑलरेडी बैठा हुआ है। ये क्या कहेगा, नहीं मेरे ऑर्थो पर अटैक करो। ये कहेगा कि मेरे ऑर्थो पर अटैक करो, ये कहेगा मेरे ऑर्थो पर अटैक करो। लो, अब NO2+ किसकी बात मानेगा, NO2+ किसकी बात मानेगा, तो NO2+ को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा उसकी बात मानेगा। तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, तो बेसी Ac2 एमिनो ग्रुप। क्यों, क्योंकि ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है। तो इन केस ऑफ डायसब्स्टिट्यूएंट बेंजीन, जो मोर पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप होती है, जो मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप होगी उसी के अनुसार सब्स्टिट्यूशन होती है। ऑब्वियसली इन डायसब्स्टिट्यूएंट बेंजीन जो मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप होती है वह डिटरमाइन करता है आउटकम्स ऑफ रिएक्शन, मतलब उसी के अनुसार इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। मतलब अगर इसको आप नाइट्रेशन कराएंगे तो ये कहेगा कि जाओ ऑर्थो पर, ये भी कहेगा ऑर्थो पर जाओ, मेरे ऑर्थो पर जाओ, ये कहेगा मेरे ऑर्थो पर जाओ, ये कहेगा मेरे ऑर्थो पर जाओ, ये कहेगा मेरे ऑर्थो पर जाए। तो बात किसकी मानेगा, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, नेगेटिव चार्ज चाहिए, तो जो ज्यादा नेगेटिव चार्ज देगा उसकी कहना मानेगा। तो कौन ज्यादा नेगेटिव चार्ज देता, तो ऑब्वियसली तो ये इसके अनुसार चलेगा कहां, तो ऑर्थो पर। तो यहां नाइट्रेशन कराएंगे तो प्रोडक्ट कौन सी फॉर्म होगी, तो दिस, इसका नाइट्रेशन करा देंगे तो प्रोडक्ट क्या बन जाएंगी, तो ये आपको हो जाएगा ये NHCO, ये CH3, यहां पर NO2 आ जाएगा और यहां पर CH3। तो ध्यान रखें, ओरिएंटेशन डायसब्स्टिट्यूएंट बेंजीन, तो मोर पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप। ध्यान रखें क्या, तो मोर पावरफुल इन केस ऑफ मोर पावर इन डायसब्स्टिट्यूएंट बेंजीन, इन डायसब्स्टिट्यूएंट बेंजीन, इन डायसब्स्टिट्यूएंट बेंजीन में जो मोर पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप होती है, मोर पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप, मोर पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप डिटरमाइन आउटकम्स ऑफ रिएक्शन। तो डायसब्स्टिट्यूएंट बेंजीन में, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर अगर दो सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, तो वैसे केस में तो जो मोर पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप होती है वह डिटरमाइन करता है आउटकम्स ऑफ रिएक्शन, मतलब कहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी ये निर्धारित करता है कौन, तो मोर पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो ऑब्वियसली इन दोनों में ये भी कहेगा मेरे ऑर्थो पर जाएगा, ये कहेगा मेरे ऑर्थो पर जाओ, ये कहेगा मेरे ऑर्थो पर जाओ, ये कहेगा मेरे, लो किसके अनुसार चलेगा, तो जो मोर पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप होगी। तो ये करा कि डायसब्स्टिट्यूएंट बेंजीन में जो मोर पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप होती है वही डिटरमाइन करता है आउटकम्स ऑफ रिएक्शन। Obviously, steric factor also play an important role in electrophilic substitution reaction. Obviously, steric hindrance, steric भी play करता है important role in outcomes of reaction. तो steric effect also play, ध्यान रखेंगे, steric effect also play important role in outcome of reaction। जैसे अगर मान लेते हैं कि ये बेंजीन रिंग है,
ये आपका है सी, ये CH3। नोट्स में करेक्शन करना पड़ेगा, यहाँ पर भी CH3 डाल दिया, तो यहाँ पर एक्चुअली यही है। तो अगर ये है और इसके अगर आप नाइट्रेशन कराते HNO3 H2SO4 के साथ, तो ये दोनों रिएजेंट मिलकर के क्या करेगा, तो इलेक्ट्रोफाल पैदा करेगा, और बेसी इलेक्ट्रोफाल पैदा करेगा क्या, तो NO2+। तो बेसी अब ये इलेक्ट्रोफाल कहां पर अटैक करेगा कि जी अल्काइल ग्रुप जो होती है वीकली एक्टिवेटिंग और ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ऑर्थो पैरा एक्टिंग ग्रुप होगी। मतलब ये कहेगा भैया चले जाओ ऑर्थो पर या पारा पर चले जाओ। तो बेसी जो NO2+ होगी ज्यादा मात्रा में कहां पर अटैक करेंगे, तो कि जी ऑर्थो पर भी कर सकता है, पारा पर, लेकिन ध्यान दीजिए ये बड़ा सा ग्रुप है, तो बड़ा सा ग्रुप क्या करेगा, तो स्टेरिक पैदा करेगा, रुकावट पैदा करेगा। तो बेसी यहां पर NO2 की जो अटैक होगी वो लेसर होगी, मतलब माइनर होगी, और ज्यादा मात्रा में कहां पर NO2 की अटैक होगी, तो पारा पोजीशन पर। क्यों? क्योंकि यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, तो कम है, ये मेजर होगी। तो ये करा कि स्टेरिक इफेक्ट ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आउटकम्स ऑफ रिएक्शन। मतलब ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो आ रहा है, ये करा कि जी चले जाओ मेरे ऑर्थो पर या पैरा पर चले जाओ। लेकिन ये अगर ऑर्थो पर जाएगा, बुला रहा है कि ऑर्थो पर आ जाओ या पारा पर आ जाओ, तो चलो ऑर्थो पर चलते हैं। लेकिन जैसे ऑर्थो की तरफ जाएगा तो ये रिपेल भी करेगा, यहाँ की जो मौजूद इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको रिपेल भी करेगा। ये जो ग्रुप है उसको एकोमोडेट ही नहीं होने देगा, क्योंकि ऑलरेडी चौड़े होकर के बैठा हुआ है। तो ऑब्वियसली ये करा कि स्टेरिक इफेक्ट ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आउटकम्स ऑफ रिएक्शन। ये ग्रुप है एक्टिवेटिंग ग्रुप, मतलब ऑर्थो पैराडाक्टिंग ग्रुप। मतलब ये ग्रुप करा कि आओ और अटैक करो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। लेकिन ऑर्थो के नजदीक जाएगा ना, तो ये इतना लंबे चौड़े हाथ पैर फैलाकर बैठा हुआ है कि इसको घुसने नहीं देगा यहाँ पर, मतलब बहुत कम मात्रा में यहाँ पर जाकर अटैक कर पाएगा। मतलब ये माइनर हो जाएगी, अटैक कहां पर होगा, तो पारा पर, ये मेजर हो जाएगी। तो ये करा है कि स्टेरिक इफेक्ट ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आउटकम्स ऑफ रिएक्शन। तो ओरिएंटेशन इन डाई सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर दो सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, तो वहां पर जो सब्स्टिट्यूशन होती है वो किसके अनुसार, तो मोर पावरफुल एक्टिवेटिव। जैसे मान लेते हैं कि अगर हमारे पास है ये है जी दिस वन, और मान लेते हैं कि यहां पर है हमारा CHO है और यहां पर अगर CH3 है, अगर ये है जी, और इसके अगर हम नाइट्रेशन कराएं HNO3 H2SO4 डालें, ये है, ये मान लेते हैं, चलो यहां पर ये, तब ये क्या होगा, अब ये क्या है, तो ये NO2+ इलेक्ट्रोफाइल पैदा करेगा। अब NO2+ इलेक्ट्रोफाइल पैदा करेगा, अब ये कहां अटैक करेगा, ये देखिए मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग, एल्डिहाइड ग्रुप इज मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग, ये वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। मतलब एक्टिवेटिंग मतलब जो इलेक्ट्रॉन को देगा, डीएक्टिवेटिंग मतलब जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल किसकी बात मानेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जो इलेक्ट्रॉन देगा उसी की बात मानेगा, जो ज्यादा देगा उसकी बात ज्यादा मानेगा। तो यहां इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, CH3, तो किसकी बात मानेगा, तो CH3 की बात मानेगा। ये तो खींच रहा है, तो ये कहां पर करा, तो ऑर्थो पर अटैक करो या पारा पर तो ऑलरेडी है। तो ऑब्वियसली यहां पर प्रोडक्ट जो बन जाएंगी वो क्या होंगी, तो दिस, ये आपका CHO हो गया, ये CH3 हो गया, ये NO2 प्रोडक्ट हो गया। इस तरह से इसके प्रोडक्ट को लिखते हैं। तो रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और इसको कंप्लीट कर देंगे और हेलो ग्रुप शुरू करेंगे। ठीक है, हैलाइड्स। ध्यान, ये सारा एक्चुअली है क्या, ये 12th ही है, मत समझिएगा 11th है। ठीक है, क्योंकि सब देखिए नाइट्रेशन वगैरह करा रहे हैं, सब इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, बाय।